यहाँ पर एक चैप्टर है इंडिगो, और इंडिगो को लिखा है लुईस फिशर। लुईस फिशर ने लिखा है। किसने लिखा है? लुईस फिशर ने लिखा है। अब इंडिगो में जो है महात्मा गांधी जी के बारे में कहानी है कि महात्मा गांधी ने चंपारण में किस प्रकार से स्ट्रगल किया है। क्लियर है? आइए पहले इसकी कहानी पढ़ते हैं, क्या कहानी है। जब मध्य भारत में उनके आश्रम सेवाग्राम में मैं सन 1942 में गांधी जी से पहली बार मिलने गया तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने अंग्रेजों के प्रस्थान का आग्रह करने का निश्चय किया। यह सन 1917 की बात थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दिसंबर 1916 ईस्वी में होने वाले वार्षिक सम्मेलन में लखनऊ गए हुए थे, है ना। आगे वहां पर 2000 आदमी, 2300 2301, यहां पर याद रखना, ये ऑप्शनल में क्वेश्चन बना है, मल्टीपल चॉइस में। 2301 प्रतिनिधि और बहुत से दर्शक थे। कार्यवाही के दौरान गांधी जी ने बताया, किसी भी भारतीय किसान की तरह गरीब और दुबला पतला दिखने वाला एक किसान मेरे पास आया और बोला, मैं राजकुमार शुक्ला हूं, मैं चंपारण से हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे जिले में आए। गांधी जी ने इस स्थान के बारे में कभी नहीं सुना था। यह ऊंचे हिमालय की तराई में नेपाल राज्य के समीप था। एक पुरानी व्यवस्था के अनुसार चंपारण के किसान बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था। वो अनपढ़ था परंतु दृढ़ निश्चयी था। वह बिहार में जमींदारी व्यवस्था के अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए कांग्रेस अधिवेशन में आया था और शायद किसी ने उससे कहा था, गांधी जी से बात करो। गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि उन्हें कानपुर में किसी से मिलना है और वह भारत के अन्य भागों में जाने के लिए भी वचनबद्ध है। शुक्ला हर जगह उनके साथ गया। फिर गांधी जी अहमदाबाद के पास अपने आश्रम लौट आए। शुक्ला उनके पीछे पीछे आश्रम तक आ पहुंचा। कई सप्ताह तक उसने गांधी जी का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। तारीख निश्चित करें, उसने प्रार्थना की। बटाईदार की लगान और कहानी से बटाईदार की लगन और कहानी से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, मुझे अमुक अमुक तारीख को कलकत्ता में होना है, आ जाना और मुझसे मिलना और मुझे वहां से ले जाना। इसके बाद क्या होता है, कई महीने बीत गए। जब गांधी जी आए तब शुक्ला कलकत्ता में निश्चित स्थान पर कूल्हों के बल बैठा था। उसने गांधी जी के फुर्सत में आने तक प्रतीक्षा की। फिर दोनों बिहार के पटना शहर के लिए रेलगाड़ी में चढ़ गए। वहां शुक्ला उन्हें एक वकील के घर ले गया जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद कस्बे से बाहर थे, किंतु नौकर शुक्ला को एक ऐसे गरीब किसान के रूप में जानते थे जो उनके मालिक को नील की खेती करने वाले बटाईदारों की सहायता करने के लिए बातें करके परेशान करता रहता था। इसलिए उसे व उसके साथी गांधी जी को, जिन्हें उन्होंने दूसरा किसान समझा था, आंगन या जमीन पर ठहरने की अनुमति दे दी। किंतु गांधी जी को कुएं से पानी भरने की अनुमति इसलिए नहीं दी गई कि कहीं उनकी बाल्टी की कुछ बूंदें पूरे स्रोत यानी कि सारे कुएं के पानी को गंदा ना कर दे। उन्हें कैसे पता चलता कि गांधी जी अछूत नहीं थे। अब आगे देखिएगा, यहां पर नेक्स्ट है, शुक्ला जितनी जानकारी दे सकता था उससे ज्यादा पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, देखिए यहां पर शुक्ला जितनी जानकारी दे सकता था उससे ज्यादा पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला लिया जो चंपारण के रास्ते में था। अतः उन्होंने मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर जेबी कृपलानी को एक टेलीग्राम यानी कि तार भेज दिया, जिनसे वे
टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में मिल चुके थे। रेलगाड़ी 15 अप्रैल 1917 की मध्य रात्रि को पहुंची। कृपलानी छात्रों के विशाल समूह के साथ स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां गांधी जी प्रोफेसर मलकानी के घर 2 दिन ठहरे, जो सरकारी स्कूल के अध्यापक थे। फिर इसके बाद में देखिएगा, गांधी जी ने टिप्पणी की, उन दिनों एक सरकारी प्रोफेसर द्वारा मेरे जैसे व्यक्ति को ठहराना एक बड़ी असाधारण बात थी। छोटे स्थानों पर स्वशासन के पक्षधरों के प्रति सहानुभूति दिखाने में भारतीय लोग डरते थे। गांधी जी के आने और उनके लक्ष्य की प्रकृति का समाचार शीघ्र ही मुजफ्फरपुर से होकर चंपारण से फैल गया। चंपारण के बटाईदार पैदल और वाहनों से अपने पक्षधर हितैषी नेता से मिलने आने लगे। किसान समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले मुजफ्फरपुर के वकील गांधी जी से मिले। उन्होंने उन्हें उनके किसानों के केसों के बारे में बताया और अपनी फीस के आकार की जानकारी दी, और अर्थात बताया कि वे कितनी फीस लेते थे। अब यहाँ पर देखिएगा, बटाईदार से मोटी फीस लेने के कारण गांधी जी ने वकीलों को फटकारा और उन्होंने कहा, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें न्यायालय में जाना बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार के मुकदमों को न्यायालय में ले जाने से कोई भला नहीं होता। जहां किसान इतने कुचले हुए हैं और भयभीत हैं, वहां न्यायालय बेकार है। भय से मुक्त होना ही उनके लिए असली राहत है। चंपारण जिले की ज्यादातर कृषि योग्य भूमि बड़ी बड़ी जागीरों में बटी हुई थी, जिनके मालिक अंग्रेज थे और जिस पर भारतीय काश्तकार काम करते थे। मुख्य व्यावसायिक फसल नील थी, नील की खेती थी। जागीरदार सभी काश्तकारों को पूरी जमीन के 3/20 भाग या जो 15% पर इंडिगो बोने के लिए और इंडिगो की पूरी फसल को किराए के रूप में देने के लिए मजबूर करते थे, और यह दीर्घकालीन समझौते के अंतर्गत किया जाता था। ये समझे, मतलब 20 हिस्सा में से 3 हिस्सा आपको नील की खेती उगानी है, और जो भी नील की पैदावार होगी सारी की सारी पैदावार अंग्रेजों को भेजना है, भले आप मेहनत कर रहे हो। नील की खेती इंडिगो, ये पहले होती थी नील की खेती। अरे आप लोग देखे होंगे, पहले नील आता था कपड़ों पर चढ़, तो उसकी खेती होती है। इसकी काफी लंबी कहानी नील की खेती की। अपने जो लोग दादा होंगे, दादा, वो बताएंगे इसके बारे में। यानी कि पापा तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनके एज में नहीं है, लेकिन दादा के समय में ये चीज होता, दादा बता सकते हैं इसके बारे में अच्छे से। अब जागीरदारों को पता चला कि जर्मनी ने संश्लेषित इंडिगो विकसित किया जाता था जर्मनी में, और इस पर उन्होंने 15% की व्यवस्था से मुक्त होने के लिए काश्तकारों से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए समझौता करवा लिया। साझा फसलों का समझौता किसानों के लिए परेशानी भरा था और बहुतों ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर कर दिए। जिन्होंने विरोध किया उन्होंने वकील कर लिए। जागीरदारों ने ठगों को किराए पर रख लिया। इसी दौरान संश्लेषित इंडिगो की सूचना उन अनपढ़ किसानों तक पहुंच गई जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे, और उन्होंने अपने पैसे वापस मांगने चाहिए। आगे देखिएगा, ऐसे समय पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। उन्होंने तथ्यों को प्राप्त करने की कोशिश में अपना काम शुरू किया। सबसे पहले वे अंग्रेज जागीरदारों के संगठन के सचिव से मिले। सचिव ने कहा कि वे किसी बाहरी आदमी को कोई जानकारी नहीं दे सकते। गांधी जी ने उत्तर दिया कि वह कोई बाहरी आदमी नहीं थे। फिर गांधी जी की तिरहुल डिवीजन, जिसमें चंपारण जिला पड़ता था, उसके ब्रिटिश अधिकारी कमिश्नर से मिले। गांधी जी बताते हैं, कमिश्नर मुझे डराने धमकाने लगा, मुझे तुरंत तिरहुत छोड़ने की सलाह दी। गांधी जी ने तिरहुत नहीं छोड़ा, बजाय इसके कि चंपारण की राजधानी मोतिहारी की ओर चल पड़े।
कई वकील उनके साथ चले। रेलवे स्टेशन पर विशाल भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया कि वे एक घर पर गए और उसे मुख्यालय की तरह काम में लेते हुए अपनी जांच जारी रखी। एक सूचना आई कि पास के गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। गांधी जी ने जाकर देखने का निश्चय किया। अगली सुबह वे हाथी की पीठ पर बैठकर निकल पड़े। वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि पुलिस सुपरिंटेंडेंट यानी कि एसपी का संदेश वाहक आ पहुंचा। मैसेंजर दूत आया और उन्होंने अपने वाहन में नगर लौटने का आदेश दिया। कहा कि गांधी जी आप अपने नगर वापस चले जाइए। अब देखिए गांधी जी ने आज्ञा का पालन किया। संदेश वाहक गांधी जी को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर लाया, जहां उसने उन्हें तुरंत चंपारण छोड़ने की आधिकारिक सूचना दी। गांधी जी ने रसीद पर हस्ताक्षर किए और इस पर लिखा कि वो आदेश का उल्लंघन करेंगे। उनके सामने ऐसे लिख दिया। वो कहे हस्ताक्षर करो और ये हस्ताक्षर करने के बजाय कह दिया हम तुम्हारे नियम का उल्लंघन करेंगे। क्लियर। आगे देखिए, परिणाम स्वरूप गांधी जी को अगले दिन न्यायालय में उपस्थित होने का कानूनी आदेश मिल गया। पूरी रात गांधी जी जागते रहे। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद को प्रभावशाली मित्रों के साथ बिहार से आने के लिए तैयार किया मतलब एक तरह से उन्होंने आश्रम के लिए निर्देश भेजे। उन्होंने तार किया मतलब एक टेलीग्राम किया। क्लियर है, तैयार किया नहीं, टेलीग्राम किया। आगे देखिए, उन्होंने आश्रम के लिए निर्देश भेजे। उन्होंने तार द्वारा पूरी रिपोर्ट वायसराय को भेजी। सुबह मोतीहारी कस्बा किसानों से भर गया। वे नहीं जानते थे कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या किया था। उन्होंने सिर्फ ये सुना था कि कोई महात्मा जो उनकी सहायता करना चाहता है वह अधिकारियों के साथ उलझ गया था। न्यायालय के इर्द गिर्द हजारों की संख्या में उनका सहज प्रदर्शन अंग्रेजों के भय से उनकी मुक्ति की शुरुआत थी। गांधी जी के सहयोग के बिना अधिकारी असहाय महसूस कर रहे थे। उन्होंने अर्थात गांधी जी भीड़ को नियंत्रित करने में उनकी यानी अधिकारियों की मदद की। वे विनम्र और मिलनसार थे। वे उनको अर्थात अधिकारियों को इस बात का ठोस प्रमाण दे रहे थे अब तक डराने वाली और विरोध विहीन उनकी शक्ति को भारतीयों द्वारा चुनौती दी जा सकती थी। सरकार चकरा गई थी। पक्षकार के वकील यानी सरकारी वकील ने जज से सुनवाई टालने का आग्रह किया। स्पष्ट था अधिकारीगण अपने उच्चाधिकारियों से विचार विमर्श करना चाहते थे। गांधी जी ने इस देरी का विरोध किया। उन्होंने अपराध स्वीकार करते हुए एक कथन पढ़ा। उन्होंने न्यायालय में बताया कि वे कर्तव्य के विरोधाभास में फंसे थे। एक तरह कानून तोड़ने वाले के रूप में एक बुरा उदाहरण पेश नहीं करना चाहते, दूसरी तरफ मानवीय और राष्ट्रीय सेवा करना चाहते थे जिसके लिए वे आए थे। उन्होंने जाने के आदेश का उल्लंघन किया। कानूनी अधिकारियों के प्रति आदर के अभाव के कारण नहीं, वरन हमारे अस्तित्व के और भी बड़े कानून आत्मा की आवाज का पालन करते हुए उन्होंने उचित दंड की मांग की। मजिस्ट्रेट ने घोषणा किया कि वह 2 घंटे के अवकाश के बाद निर्णय सुनाएगा और उन 120 मिनटों के लिए गांधी जी से जमानत देने को कहा। गांधी जी ने मना कर दिया। जज ने उन्हें बिना जमानत के छोड़ दिया। जब अदालत फिर शुरू हुई तो जज ने कहा कि वह कई दिन तक फैसला नहीं सुनाएंगे। इस दौरान उन्होंने गांधी जी को स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी थी। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरूल हक तथा अन्य कई प्रसिद्ध वकील बिहार से आ चुके थे। उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया। गांधी जी ने पूछा कि यदि उन्हें जेल भेजने की सजा सुनाई गई तो वे क्या कहेंगे। अब यहां पर देखिएगा, उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया। गांधी जी ने पूछा कि यदि उन्हें जेल भेजने की सजा सुनाई गई तो वे क्या कहेंगे। आश्चर्यचकित कर वरिष्ठ वकील ने उत्तर दिया कि वे उन्हें सलाह देने और सहायता करने आए थे। यदि गांधी जी जेल चले गए तो सलाह देने के लिए कोई नहीं होगा और वे घर ले जाए जाएंगे। गांधी जी ने पूछा
बटाईदारों के साथ होने वाला अन्याय का क्या होगा? आगे देखिएगा। वकील विचार विमर्श करने के लिए पीछे हट गए। राजेंद्र प्रसाद ने उनके विचार विमर्श का परिणाम लिख लिया। उन्होंने आपस में सोचा, गांधी जी एकदम बाहरी व्यक्ति थे, तो भी किसानों के लिए जेल जाने को तैयार थे। दूसरी ओर वे लोग जो न केवल आसपास के जिलों के निवासी थे, वरन ऐसा दावा भी नहीं करते थे कि उन्होंने किसानों की सेवा की थी। यदि वे किसानों को इस तरह छोड़कर चले जाएंगे तो यह शर्मनाक धोखा होगा। तदनुसार ही वे गांधी जी के पास वापस आए और उन्हें बताया कि उनके पीछे पीछे जेल जाने को तैयार थे। उन्होंने विस्मय के साथ कहा, चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। फिर उन्होंने कागज का एक पीस लिया और वकीलों के जो ग्रुप थे, दो दो ग्रुप जोड़ों में विभक्त किया और कागज पर लिखकर क्रम तय कर दिया जिस क्रम से उन्हें गिरफ्तारी देनी थी। कई दिन बाद गांधी जी को यह जानकारी देते हुए मजिस्ट्रेट का संदेशा मिला कि राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केस समाप्त करने का आदेश दिया था और आधुनिक भारत में पहली बार सविनय सविनय साविनय विनय यानी विनती के साथ, है ना, सविनय अवज्ञा मतलब एक प्यार से हम तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेंगे, प्यार से करें तुम कहो हम नहीं जाएंगे, सविनय अवज्ञा की जीत हुई थी। गांधी जी और वकीलों ने किसानों की शिकायतों की व्यापक स्तर पर जांच का कार्य प्रारंभ किया। लगभग 10,000 किसानों के बयान लिखे गए और अन्य साक्ष्यों के आधार पर टिप्पणियां लिखी गई, दस्तावेज जुटाए गए। पूरा क्षेत्र जांचकर्ताओं की गतिविधियों और जमींदारों के उग्र प्रतिवाद से कंपित हो गया। क्लियर है? इसके बाद में जून में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के पास बुलाया गया। जाने से पहले गांधी जी अपने प्रमुख सहयोगियों से मिले और न लौटने की स्थिति में फिर से सविनय अवज्ञा की विस्तृत योजना तैयार की। गांधी जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से 4 मुलाकातें की। परिणाम स्वरूप उसने लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंडिगो बटाईदारों की हालत का पता लगाने के लिए एक आधिकारिक आयोग गठित कर दिया। आयोग में जमींदार, सरकारी अधिकारी और जो है किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि स्वयं गांधी जी शामिल थे। गांधी जी शुरू में निरंतर 7 माह तक चंपारण में रहे, फिर कई बार थोड़े थोड़े से समय के लिए जाते रहे। एक अनपढ़ किसान की प्रार्थना पर की गई आकस्मिक यात्रा, जिसकी कुछ ही दिन चलने की संभावना थी, गांधी जी के जीवन का लगभग 1 साल ले लिया। मतलब ये 1 साल ये मुकदमा चलता रहा, चंपारण वाला। आधिकारिक जांच ने बड़े जमींदारों के विरुद्ध ढेर सारे ठोस सबूत इकट्ठे कर लिए और जब उन्होंने सरकारी अधिकारियों ने ये देखा तो ये सिद्धांततः किसानों को पैसा वापस करने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने गांधी जी से पूछा, किंतु हमें कितना चुकाना होगा? सरकारी अधिकारियों ने सोचा कि गांधी जी पूरा पैसा वापस मांगेंगे जो उन्होंने गैर कानूनन रूप से व धोखे से बटाईदारों से ऐंठा था। उन्होंने सिर्फ 50% मांगा। मतलब अधिकारियों ने सोचा था पूरा मांगेंगे, लेकिन गांधी जी के केवल भैया 50% दे दो बस। एक अंग्रेज कमिश्नर आदरणीय जे होडगा, जिन्होंने चंपारण की पूरी घटना नजदीक से देखी थी, ने लिखा, वहां वह गांधी जी जिद्दी या हठी प्रतीत हुए, शायद ये सोचकर कि वो गांधी जी का ठिकाना ना रहा। और जब गांधी जी ने उसकी बात पकड़कर नहीं, ये सोचकर कि वो नहीं मानेंगे, जमींदारों के प्रतिनिधि ने 25% तक लौटाने का प्रस्ताव किया। उसके जमींदारों के प्रति के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब गांधी जी ने उसकी बात पकड़ ली या मान ली और इस तरह से गतिरोध जो है समाप्त कर दिया। इस समझौते को आयोग ने निर्विरोध स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने समझाया कि वापसी की रकम इस तथ्य की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण थी जितने की जमींदार लोग धन का कुछ हिस्सा देने के लिए मजबूर हो गए और इसके साथ ही अपनी प्रतिष्ठा का कुछ हिस्सा भी देने को मजबूर हो गए। इसलिए जहां तक किसानों का सवाल था, जमींदारों ने उनके साथ ऐसे बड़े आदमियों जैसा व्यवहार किया था मानो कि वे कानून से ऊपर हों। अब किसान ने देख लिया कि उनके पास अधिकार और रक्षक थे, उसने साहस करना सीख लिया। क्लियर है? और इस प्रकार से यहां पर ये जो है चंपारण आंदोलन में सफल हो गए थे। क्लियर है? घटनाओं ने गांधी जी की स्थिति को सही सिद्ध किया। कुछ ही वर्षों में अंग्रेज जमींदारों ने अपनी जागीरें छोड़ दी, जिन्हें किसानों को वापस दे दिया गया। इंडिगो की बटाईदारी समाप्त हो गई, मतलब चंपारण वाला समस्या
समाप्त हो गया। अब इसके बाद आगे गांधी जी की कहानी चलेगी। ओके, क्लियर है?